पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी प्लांट सेल, टिश्यू या ऑर्गन को इन विट्रो कल्चर करते हैं तो उसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर में दो बातें हमने देखी कि महत्वपूर्ण थी। एक तो एक्सप्लांट जिसे हमें कल्चर करना है वह माइक्रोब्स से फ्री हो और कल्चर मीडिया में भी कंटेमिनेशन ना हो, तथा दूसरी बात यह थी कि उस एक्सप्लांट की ग्रोथ के लिए या सेल्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर कल्चर मीडिया और इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो रखी जा सके। आज हम कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर को स्टडी करेंगे। जब हम एक्सप्लांट किसी भी प्लांट टिश्यू का वो पार्ट होता है जिसे हमें कल्चर करना होता है। जब हम किसी एक्सप्लांट को एक सूटेबल कल्चर मीडिया पर रखते हैं तो इसकी सेल्स में डिवीजन होना शुरू हो जाता है। इसकी जो मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है जैसे पैरेन्काइमा और कोलोनकाइमा, वो सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। यह डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। डी डिफरेंशिएशंस में दूसरी चीजों के साथ साथ आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस भी अत्यधिक मात्रा में होता है, जिससे कि न्यू सेलुलर कंपोनेंट्स बन सके जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है। शुरू में तो यह सेल डिवीजन जो एक्सप्लांट के कट एंड्स पर होता है, लेकिन यह बाद में सारे एक्सप्लांट को कवर कर लेता है और इससे अनऑर्गेनाइज्ड सेल मास बन जाता है। इसमें कई प्रकार की सेल टाइप्स जैसे फाइबर, वैस्कुलर एलिमेंट्स हो सकते हैं। पहले हम कैलस कल्चर को देखेंगे। टिश्यू और सेल्स जब हम उनको एगार जेल्ड मीडियम पर कल्चर करते हैं तो सेल्स का एक अनऑर्गेनाइज्ड मास बनता है जिसे हम कैलस कहते हैं। तो इस प्रकार जब हम ने एक्सप्लांट को अगार जेल्ड मीडियम पर ग्रो किया तो एक सेल्स का अनऑर्गेनाइज्ड मास बना जिसे हमने कैलस कहा और इसे हमने कैलस कल्चर कहा। कैलस कल्चर को 3 से 5 सप्ताह में सब कल्चर करना पड़ता है, क्योंकि सेल ग्रोथ होती रहे और क्योंकि लगातार सेल ग्रोथ होने के कारण न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो जाता है, मीडियम ड्राइंग हो जाता है, इसलिए इसे सब कल्चर करना पड़ता है। कैलस कल्चर जो है वो मेंटेनेंस में इजी होते हैं और इनको बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। जैसा कि हम डायग्राम से देख रहे हैं कि जब एक्सप्लांट को अगार जेल मीडियम पे ग्रो किया तो जो अनऑर्गेनाइज्ड मास बना उसे हमने कैलस का। जब हम कैलस को एक लिक्विड मीडियम में डाल करके उसे शेक करते हैं तो इस कैलस की सेल्स अलग अलग हो जाती है और इस प्रकार से एक सस्पेंशन कल्चर बन जाता है। सेकंड हम स्टडी करेंगे सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर जब हम टिश्यू और सेल्स को लिक्विड मीडियम में ग्रो करते हैं तो हमें सिंगल सेल्स या सेल क्लम्प्स के सस्पेंशंस बनते हैं, इसलिए इन्हें हम सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। लिक्विड कल्चर मीडिया को लगातार एजिटेट करना पड़ता है
ताकि उसमें प्रॉपर एरिशन हो सके और जो सेल क्लम्प्स हैं वो भी स्मॉलर पीसीस में टूट सकें। सस्पेंशन कल्चर जो होते हैं वो कैलस कल्चर की तुलना में अधिक फास्ट ग्रो करते हैं, इसलिए इन्हें हर वीक सब कल्चर करना पड़ता है। लार्ज अमाउंट में या लार्ज स्केल में कल्चर प्राप्त करने के लिए हमें सस्पेंशन कल्चर को यूज करते हैं। इसके अलावा सेल्स की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की स्टडी है उसके लिए भी हम सस्पेंशन कल्चर को यूज करते हैं। सस्पेंशन कल्चर्स को ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में रखा गया है: बैच कल्चर, कंटीन्यूअस कल्चर और इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर। पहले हम बैच कल्चर को स्टडी करेंगे। बैच कल्चर में सेम मीडियम और जो सेल्स प्रोड्यूस्ड होती है उन्हें सेम कल्चर वेसल, जो कल्चर फ्लास्क हो सकता है या और बोतल हो सकती है, उसी में ही बनाए रखा जाता है। जो बैच कल्चर में जो सेल का नंबर होता है वो एक टिपिकल सिग्मोइड कर्व शो करता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें एक लैग फेज होती है जिसमें सेल का नंबर अनचेंज्ड रहता है। इसके बाद में एक लॉग फेज होती है जिसमें सेल का नंबर रैपिडली इंक्रीज होता है और फाइनली एक स्टेशनरी फेज होती है जिसमें सेल का नंबर चेंज नहीं होता है। जो लैग फेज का जो ड्यूरेशन है वो इनोक्यूलम के साइज और इनोक्यूलम कहाँ से लिया गया है, कौन से कल्चर से लिया गया है, उसकी ग्रोथ फेज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। लॉग फेज 3 से 4 सेल जनरेशन की होती है और ये जो स्टेशनरी फेज है ये कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट्स के डिप्लीशन या कम हो जाने के कारण और सेलुलर वेस्ट के इकट्ठा हो जाने के कारण होती है। अगर कल्चर को लंबे समय तक स्टेशनरी फेज में ही रखें तो सेल्स डाई हो जाती है। बैच कल्चर को हम इजीली सब कल्चरिंग करके मेंटेन कर सकते हैं। सेल सिलेक्शन करने के लिए हम नॉर्मली बैच कल्चर को यूज करते हैं, लेकिन जब हमें सेल ग्रोथ या उनके मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना है तो ये बैच कल्चर सूटेबल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो सेल डेंसिटी है और जो कल्चर मीडियम का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो लगातार चेंज होते रहते हैं। बैच कल्चर जो होते हैं वो कंटीन्यूअस कल्चर की तुलना में मेंटेनेंस में इजी होते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे कंटीन्यूअस कल्चर। कंटीन्यूअस कल्चर में जो सेल पॉपुलेशन होती है उसको स्टडी स्टेट में ही बनाए रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो यूज्ड या स्पेंट कल्चर मीडिया होता है उसको लगातार फ्रेश मीडियम से रिप्लेस करते जाते हैं। यानी बैच कल्चर में तो हमने सेम कल्चर मीडिया को ही बनाए रखा, जबकि कंटीन्यूअस कल्चर में हम यूज्ड मीडियम को लगातार फ्रेश मीडियम से रिप्लेस करते जाते हैं। ये कंटीन्यूअस कल्चर 2 प्रकार के हो सकते हैं, क्लोज्ड टाइप और ओपन टाइप। क्लोज्ड कंटीन्यूअस कल्चर में जो यूज्ड मीडियम से सेल्स को सेपरेट किया गया है उन्हें हम वापिस कल्चर में ऐड कर देते हैं, जिससे सेल बायोमास जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। इसके विपरीत ओपन कंटीन्यूअस कल्चर में सेल्स और यूज्ड मीडिया दोनों को ही बाहर निकाल लेते हैं और उसे सेम वॉल्यूम के फ्रेश मीडियम से रिप्लेस
कर देते हैं। जो ओपन कल्चर होते हैं उन्हें आगे दो प्रकार में रखा गया है, टर्बिडोस्टेट और कीमोस्टेट। टर्बिडोस्टेट कल्चर में सेल्स को एक पहले से सिलेक्टेड टर्बिडिटी तक ग्रो करने दिया जाता है। उसके बाद में इसमें फ्रेश कल्चर मीडियम को ऐड किया जाता है और यूज्ड मीडियम को बाहर निकाल लिया जाता है। जबकि कीमोस्टेट में एक सिलेक्टेड न्यूट्रिएंट को इस प्रकार रखा जाता है कि यह जल्दी ही खत्म हो जाता है और उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। जबकि दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी हायर कंसंट्रेशन अभी भी प्रेजेंट होती है। इस सिचुएशन में जब हम जो लिमिटिंग ग्रोथ न्यूट्रिएंट है उसको ऐड करते हैं तो सेल ग्रोथ में हमें रिफ्लेक्ट दिखाई देता है। जो कीमोस्टेट जो कल्चर हैं ये सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स के इफेक्ट की स्टडी के लिए यूज किए जाते हैं। थर्ड है इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर। इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर्स में प्लांट सेल्स को या इनके ग्रुप्स को सूटेबल जो मटेरियल जैसे एगेरोस या कैल्शियम एल्जिलेट जेल है उसमें इंट्रैप कर लेते हैं, उसमें कवर कर लेते हैं। फिर इन जेल बीड्स को एक सूटेबल कॉलम में पैक कर देते हैं और इस कॉलम में से लगातार कल्चर मीडिया जो है फ्लो होता रहता है और जिसके कारण सेल्स जो अपने डिफ्यूजन के कारण अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रनिंग कल्चर मीडिया में छोड़ देते हैं। ये जो कंटिन्यूस लिक्विड मीडियम जो फ्लो करता रहता है यही मीडियम सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन और एरिशन प्रोवाइड करता है। जब सेल्स का इमोबिलाइजेशन हो जाता है तो उनकी सेल्यूलर फिजियोलॉजी में चेंज हो जाता है और ये जो है बायोकेमिकल प्रोडक्शन के लिए हमें एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि या तो कैलस कल्चर्स होते हैं जब हम उन्हें एक्सप्लांट को अगार जेल मीडियम पर ग्रो करते हैं, या सस्पेंशन कल्चर्स होते हैं जब हम एक्सप्लांट को लिक्विड मीडियम में ग्रो करते हैं। और जो सस्पेंशन कल्चर है उन्हें आगे तीन टाइप में रखा गया, बैच कल्चर जिसमें जो यूज्ड मीडियम है उसको हम रिप्लेस नहीं करते, कंटिन्यूस कल्चर जिसमें हम यूज्ड मीडियम को रिप्लेस कर देते हैं, और इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर जिसमें हम सेल को इमोबिलाइज्ड कर देते हैं और लगातार कल्चर मीडिया जो है वो फ्लो करता रहता है। सब कल्चर एक टाइम पीरियड के बाद यह नेसेसरी हो जाता है कि क्योंकि सेल्स लगातार न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, मीडियम ड्राई होने लग जाता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सेल्स या ऑर्गन को एक फ्रेश मीडिया पर ट्रांसफर कर दिया जाए। यह जो प्रोसेस है इसे हम सब कल्चरिंग कहते हैं। और जो कैलस कल्चर होता है उन्हें 4 to 6 वीक में हमें सब कल्चर करना पड़ता है, जबकि सस्पेंशन कल्चर जो होते हैं वो फास्ट ग्रोइंग होते हैं और उन्हें हमें लगभग 1 वीक के अंदर ही हमें सब कल्चर करना पड़ता है।